Hello and welcome बच्चों. तो today we are going to discuss about some more thing. What is the more thing we are going to discuss the third law of motion. तो आज देखने वाले हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन. हेलो एंड वेलकम. आज देखने वाले हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन. तो अभी तक जितने न्यूमेरिकल हो चुके हैं उसमें थोड़ी बहुत न्यूमेरिकल और कंटिन्यू करते हैं. बाकी न्यूमेरिकल के लिए तो एक अलग से सीरीज़ में आपके लिए बनाई देता हूं. तो न्यूमेरिकल तो आप वहाँ से भी देख सकते हो. लेकिन थ्योरी की जब बात आती है तो थ्योरी पढ़ ली जाती है, मतलब पढ़ लेंगे अपन. तो पहले मैं आपको एक दो न्यूमेरिकल करा दूं ताकि आपका वार्म अप हो जाए तो इसके बाद आप इजीली ये सारी चीज़ें देख पाओगे. तो पहला न्यूमेरिकल आपके सामने मैं लाऊं उससे पहले एक चीज़ याद रखो आप. यदि कोई मूवेबल पुली होती है भाई, यदि कोई पुली है, ठीक है, ये एक पुली है और ये मूवेबल है, ये पुली है, ये पुली कुछ ऐसी वैसी नहीं बन गई, ऐसी गोल पुली बना लेते हैं अपन. और ये है मूवेबल, इसमें इस साइड एक बेल्ट है और इस साइड एक रोप है, सॉरी दोनों साइड रोप है, ठीक है. यदि इस पुली का एक्सिलरेशन अपने को निकालना है, वो नीचे की डायरेक्शन में यदि AP है और इस डायरेक्शन की जो रोप है उसका डायरेक्शन एक्सिलरेशन A1 है, इसका एक्सिलरेशन यदि A2 है, तो जो पुली का एक्सिलरेशन होता है वो होता है A1 प्लस A2/2. बशर्ते मतलब विद ए कंडीशन. व्हाट इज द कंडीशन? कंडीशन इज दैट यू हैव टू पुट द ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्सिलेशन विद साइन. तो आपको सारी की सारी वैल्यूज आपको लेनी पड़ेगी. किसमें? वो लेनी पड़ेंगी विद डायरेक्शन. यदि AP की वैल्यू नीचे आप पॉजिटिव कंसिडर करना चाहो तो पॉजिटिव कर सकते हो, नेगेटिव कंसिडर करना चाहो तो नेगेटिव, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. लेकिन यदि आपने जो डायरेक्शन के लिए आपने जो साइन चूज़ कर लिया वही चूज़ सबके लिए करना पड़ेगा. मैं मान लेता हूँ कि नीचे वाली डायरेक्शन नेगेटिव है, तो पुली के लिए एक्सेलेरेशन कैसा हो जाएगा? नेगेटिव, विद साइन पुट करना है. और A1 की वैल्यू भी क्या आएगी? नेगेटिव, क्योंकि वो भी नीचे की डायरेक्शन में. A2 की वैल्यू भी क्या आएगी? नेगेटिव, क्योंकि वो भी नीचे की डायरेक्शन में. मतलब आपको विद साइन ये वैल्यू पुट करनी है. यदि इस वाली रोप का एक्सेलरेशन ऊपर है, इस वाली रोप का एक्सेलरेशन A1 ऊपर है, तब पुली का एक्सेलरेशन क्या होगा? क्योंकि ये तो नेगेटिव आएगा, A1 की वैल्यू क्या आएगी? प्लस, और A2 की वैल्यू क्या आएगी? माइनस डिवाइडेड बाई 2. तब ये वाला आंसर होगा. यदि ऐसा ना हो कि उल्टा केस हो जाए कि इस वाली पुली का एक्सेलरेशन तो नीचे है लेकिन इस वाली का ऊपर है, तब क्या होगा? पुली का एक्सेलरेशन तब भी इजी है. तो पुली का जो एक्सेलरेशन होगा A1, तो A1 तो हो जाएगा नेगेटिव, प्लस A2 क्योंकि ऊपर है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव डिवाइडेड बाई 2. क्या ये बात है आपको समझ आई? बोलो. क्योंकि मैं आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कराने वाला हूँ, अच्छा, इसीलिए मैं आपको ये चीज़ें समझा रहा हूँ. तो ये बात आप समझ पा रहे हो. यदि पुली का एक्सेलरेशन आपको लिखना हो तो दोनों साइड के एक्सेलरेशन को ऐड करके आप ऐसे लिख सकते हो. समझे आप? समझे? अरे बोलो. तो इसी तर्ज पर मैं आपको करा देता हूँ एक न्यूमेरिकल. क्या? एक न्यूमेरिकल. तो ये रहा, ये रहा, और ये रही आपकी पुली जो कि मूवेबल है, और यहाँ से निकली है भाई, यहाँ पर ये है एक पुली, ठीक है. इससे एक वेट लटका हुआ है और उस वेट को मान लेते हैं वो कितना है? 5 kg. वो वेट है आपका 5 kg. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. और यहाँ पर बाकी कोई भी वेट नहीं है. तो आपसे मैं यदि आपसे ये बात पूछ लूँ कि इस पुली का एक्सेलरेशन क्या होगा, यदि इसका एक्सेलरेशन A है नीचे की डायरेक्शन में, मैंने माना है भाई, कंसीडर ही किया है A है इसका एक्सेलरेशन, तो क्या पुली का एक्सेलरेशन भी, क्योंकि जैसे ये नीचे जाएगा तो ये पुली ऊपर जाएगी, तो क्या पुली का एक्सेलरेशन ऊपर की डायरेक्शन में A होगा? क्या पुली का एक्सेलरेशन भी ऊपर की डायरेक्शन में A होगा क्या? तो इसका आंसर है नो, बिकॉज दिस पुली इज़ नाउ मूवेबल. यदि मूवेबल पुली होती है तो आप डायरेक्टली इसका एक्सेलरेशन ऐसे नहीं लिख सकते हो. अच्छा, इसके साथ में एक मास और जुड़ा हुआ है इधर, जो मैं मान लेता हूँ कि वो है 2 kg का मास. 2 kg का मास. तो भाई एक बात तो यहाँ इसको देखने पे समझ में आ रही होगी, क्योंकि ये मास पुली से ही जुड़ा हुआ है, इस वाली पुली से. तो जो पुली का एक्सेलरेशन होगा वही इस मास का एक्सेलरेशन भी होगा. तो मुझे पहले ये बताओ कि इस पुली का एक्सेलरेशन कितना होगा. तो पुली के एक्सेलरेशन के लिए मैंने जस्ट अभी आपको एक चीज़ बताई है कि देखो, ये नीचे जा रहा होगा A से, ये मास A से जा रहा है, तो ये रोप भी नीचे A से जा रही है, ये रोप भी यहाँ से A से ऊपर जा रही होगी.
ये रोप भी यहाँ से ऊपर जा रही होगी ए से, क्योंकि ये साइड इसकी फिक्स है भाई, तो इस साइड का एक्सेलरेशन कितना होगा, इस साइड का एक्सेलरेशन हो जाएगा 0। तो यदि मैं पुली का एक्सेलरेशन लिखना चाहूँ तो पुली का एक्सेलरेशन क्या होगा, बोलो 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 बोलो। पुली का एक्सेलरेशन होगा A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाई 2। यही मैंने आपको अभी बताया, यही मैंने आपको अभी बताया। तो एक्सेलरेशन ऑफ पुली वो मुझे निकालना है। मैं मानता हूँ कि पुली का एक्सेलरेशन है ऊपर की डायरेक्शन, क्योंकि मुझे लग रहा है क्योंकि ये ऊपर जा रही होगी, तो ये मैं मानूंगा भाई पॉजिटिव। ठीक है, A1 मतलब इस साइड का एक्सेलरेशन ऊपर दिख रहा है आपको, तो ये भी हो जाएगा पॉजिटिव और इसकी वैल्यू है A। दूसरी साइड मीन्स A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 डिवाइडेड बाई 2। तो पुली का एक्सेलरेशन यहाँ से कितना आया जी, A/2। एक्सेलरेशन ऑफ पुली कितना आ रहा है, A/2। तो ये पुली ऊपर जा रही होगी कितने एक्सेलरेशन से, A/2 से। अच्छा, A/2 क्यों इसका एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि मैंने ऊपर की डायरेक्शन में पुली का एक्सेलरेशन माना था पॉजिटिव। मैंने यही तो माना था कि ऊपर की डायरेक्शन में, और ऊपर की डायरेक्शन में मैंने पॉजिटिव मान के चला था, तभी तो मैंने इसको पॉजिटिव लिख दिया था, और मैंने पुली का भी ऊपर की डायरेक्शन में मान लिया था, तो वो पॉजिटिव, और फाइनली आंसर पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने जो डायरेक्शन एक्सेलरेशन की मानी थी, एक्चुअली में वही डायरेक्शन है एक्सेलरेशन की। यदि ये एक्सेलरेशन पुली का नेगेटिव आ जाता तो इससे ये प्रूव होता कि मैंने एक्सेलरेशन ऑफ पुली माना तो ऊपर था, लेकिन है वो नीचे। ठीक है, प्लस और नेगेटिव साइन का कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट क्लास में ही समझाया था। मैं वापस बता देता हूँ एक चीज़ को, कि जैसे आपने कोई डायरेक्शन कंसिडर कर ली, कि मैं मान रहा हूँ कि नीचे की डायरेक्शन में मैंने एक्सेलरेशन पॉजिटिव मान लिया, नीचे की डायरेक्शन में एक बार को ये मान के चलो, और फाइनली आंसर भी आपका पॉजिटिव ही आ गया। मतलब आपने जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मानी है ना नीचे की डायरेक्शन में, वो एकदम सही है। यदि इसका उल्टा आ जाता, मतलब एक्सेलरेशन आपने नीचे की डायरेक्शन में पॉजिटिव माना था, लेकिन फाइनल आंसर आपका नेगेटिव आ रहा है, तो आपने जो नीचे पॉजिटिव माना है उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ना होकर उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। लेकिन यहाँ पे मैंने ऊपर पॉजिटिव माना था और फाइनल वैल्यू भी पॉजिटिव आ गई, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन इसका ऊपर की डायरेक्शन में ही है। तो ये पुली का एक्सेलरेशन आपको समझ आया कि नहीं, पहले तो ये बताओ। यदि ये समझ आ गया तो ये बताओ, अब इस न्यूमेरिकल को करने में कोई दुख कष्ट परेशानी आपको कुछ है क्या, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसका बना लो फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी मानती दिमाग में ये पॉइंट बन जाना चाहिए आपके। तो पॉइंट जैसे ही बनेगा, नीचे 50 न्यूटन का एक फोर्स लगेगा, मतलब 5G। ऊपर एक टेंशन लग रही होगी भाई, टेंशन क्या होती है, उस पॉइंट से दूर भागती है। मैंने इस मास को पॉइंट कंसिडर कर लिया है, और इसमें जो टेंशन लगता है, टेंशन क्या होता है, उस पॉइंट से दूर भागता हो, तो टेंशन इधर। क्योंकि इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, तो इसका जो नेट फोर्स होगा F नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन। मानते हो कि नहीं मानते हो इस बात को? तो नेट फोर्स इस वाले ब्लॉक पर कितना है, 50 माइनस टी इक्वल टू इसका मास 5 इंटू इसका एक्सेलरेशन A। अरे बोल दो, ये वाली इक्वेशन सही है ना? क्योंकि मैंने माना है कि ये वाली पुली नीचे जा रही है, तो नीचे वाली डायरेक्शन को, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है वही डायरेक्शन पॉजिटिव मान लेते हैं अपन। तो एक्सेलरेशन मैंने इस डायरेक्शन में माना, तो यही डायरेक्शन पॉजिटिव होगी, मतलब नेट फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, ये वाला पॉजिटिव, ऊपर वाला नेगेटिव, क्योंकि एक्सेलरेशन वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है। तो 50 प्लस में नेगेटिव में आएगा -T, तो 50 - T इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स इस तरह से लिख दोगे। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही आपको इसके लिए यदि इक्वेशन लिखनी होगी, तो पहले तो ये बताइए मुझे, पहले तो आप मुझे ये बताओ कि इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे, कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे, बोलिए जी बोलिए। सबसे पहले इस पर एक टेंशन लगेगा। क्या लगेगा? टेंशन। क्या लगेगा? टेंशन। और उस टेंशन की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि देखो इस वाली रोप में देखो हर जगह, क्योंकि रोप सेम तो टेंशन सेम होगी हर जगह। क्यों टेंशन सेम होगी, आप समझ रहे हो? रोप सेम तो टेंशन सेम ही होती है, रोप सेम तो टेंशन सेम होती है, जब तक कि पुली और रोप मासलेस हैं। तो इसमें दे रखा है कि पुली और रोप सब मासलेस है, मतलब टेंशन तो टी होगी। यदि इधर टेंशन टी है तो इधर भी टेंशन टी होगी। यदि ये इधर भी टी तो नेट इधर इस वाली पुली पर नेट टेंशन ऊपर की डायरेक्शन कितनी होगी, 2T। तो भाई इस वाली रोप में टेंशन कितनी आएगी, 2T। समझ रहे हो? और इस वाले पॉइंट पर टेंशन कैसे लगेगी, ऊपर की डायरेक्शन में। ठीक है, और इसका मैंने अभी देखा था कि एक्सेलरेशन ऊपर की डायरेक्शन में आ रहा था, ऊपर की डायरेक्शन में आएगा, तो इसके लिए एफ नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ नेट इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और इसके लिए एफ नेट कितना हो जाएगा, ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, 2T, माइनस नीचे कौन सा फोर्स आएगा, इसका वेट 20, इक्वल टू इसका मास कितना है 2,
इनटू इसका एक्सेलरेशन। अब गलती मत कर देना, इसका एक्सेलरेशन ए नहीं है, इसका एक्सेलरेशन ए नहीं है, इसका एक्सेलरेशन है a/2। बोलो, जो पुली का एक्सेलरेशन होगा वही तो इसका एक्सेलरेशन है, क्योंकि ये पुली से कनेक्टेड है, और पुली का एक्सेलरेशन अभी अपन ने निकाला a/2 आ रहा था। बोलो जी बोलो। तो 2t - 20 = a एंड 50 - t = 5a। यहाँ से क्या आप एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हो? यदि ये इक्वेशन है अपनी 1, सॉरी ये 2 थी, ये 1 है, तो मैं पहले टेंशन निकालना चाहूँ तो वो भी निकाल सकता हूँ। उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? 1/2 करना पड़ेगा। तो इस वाली साइड को मतलब 1 में 2 का डिवाइड करोगे तो इधर बचेगा 5 और इधर बचेगा 50 - t अपॉन 2t - 20। इसको फर्दर आप यदि सॉल्व करोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 50 - t = 10t - 100। तो यहाँ से t को इधर ले जाओ तो t हो जाएगा 90 = 150। तो यहाँ से जो टेंशन की वैल्यू वो अपने पास आ जाएगी न्यूटन। ये टेंशन की वैल्यू आ गई। लेकिन दूसरा तरीका और भी है, आप टेंशन ना निकाल के एक्सेलरेशन निकाल लो इसका। इसकी इक्वेशन क्या थी अभी? 2t - 20 = a क्यों समझ में आया ना? क्योंकि 2 × a/2, तो वो a ही बचा था ना। आप क्या करो, इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगी 100 - 2t = क्योंकि उधर भी 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो आएगी 10a। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 है और वो इक्वेशन 1 है। बस इसमें 2 का मल्टीप्लाई तो कर दिया। अब दोनों को ऐड कर दो, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से ऐड करोगे, राइट हैंड को राइट हैंड से, दोनों को ऐड करो तो ये इधर क्या बचेगा? 2t - 20 + 100 - 2t = 10 + 1 मतलब 11a। ये गया 100 - 20 मतलब 80 = 11a। यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई? 80/11। और ये वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, फर्स्ट या सेकंड में से किसी में, तो आपके पास टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। मतलब आप दोनों को किसी भी तरह से सॉल्व कर सकते हो। यदि आपको टेंशन निकालना हो पहले तो दोनों को डिवाइड कर देना, यदि एक्सेलरेशन निकालना हो तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके फर्स्ट वाली इक्वेशन में 2 को 2 के साथ ऐड कर देना, तो टेंशन ये एक्सेलरेशन निकल जाए। क्या ये बात आपको समझ आई? बोलो 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 बोलो। इसको सोचने का एक और तरीका हो सकता था आपके पास, इसको सोचने का एक और तरीका हो सकता था आपके पास। क्या तरीका हो सकता था कि जब ये पुली x ऊपर जाएगी, कितनी x ऊपर जाएगी, यदि ये पुली x ऊपर जाती है तो इस साइड की रोप x ऊपर चली जाएगी, इस साइड की रोप भी x ऊपर चली जाएगी, x ऊपर जाएगी। मतलब टोटल रोप कितनी ऊपर गई? 2x। टोटल रोप 2x मतलब 2x रोप खाली हो गई, यहाँ से स्लैक हो गई, मतलब ढीली हो गई यहाँ से 2x। तो 2x रोप यदि यहाँ से ढीली हो जाएगी तो वो किधर जाएगी? इधर। तो ये यदि x ऊपर गई पुली तो ये 2x जाएगा भाई, ये 2x नीचे जाएगी। ये तो हो गई डिस्प्लेसमेंट की बात। यदि वेलोसिटी की बात हो तो डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो तो वही वेलोसिटी आ जाती है। तो इसमें यदि वेलोसिटी v है तो इसकी वेलोसिटी आएगी 2v। ठीक है। इसी तरह से यदि इसका एक्सेलरेशन a है तो इसका एक्सेलरेशन आएगा 2 है। यही तो अभी अपन ने किया था। अब आप बोलोगे नहीं सर ये नहीं किया था, अभी तो आपने इसका एक्सेलरेशन a माना था तो इसका a/2 आया था। तो ये भी तो यही बात है, यदि इसका 2 है तो इसका आधा ही तो है ये a, इसका आधा ही तो है। मतलब सोचने का तरीका है बस। यदि आप डायरेक्टली इस बात को सोच पाते हो तो, यदि आप डायरेक्टली इस बात को सोच पाते हो कि ये x नीचे जाएगी तो ये सिर्फ x/2 ऊपर जाएगी, या फिर ये 2x नीचे जाएगी तो ये सिर्फ x ऊपर जाएगी। यदि ये बात आप सोच पाते हो तो ऐसे भी कर सकते हो। और दूसरा मैंने डायरेक्ट मेथड तो बता ही दिया, यदि आप दोनों साइड ऐसे करके कर लो तो आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द थिंग्स। ओके, मैं आपको एक बार फिर बता दूं दूसरा एग्जांपल लेके। ये एक पुली है भाई, इसमें दोनों साइड एक रोप है और ये पुली क्या है? मूवेबल पुली है। इसके एक साइड का एक्सेलरेशन है a1, दूसरे साइड का एक्सेलरेशन है a2। तो आपको यदि पुली का एक्सेलरेशन निकालना हो तो एक्सेलरेशन ऑफ पुली जो होता है वो a1 + a2 / 2 होता है, बशर्ते कि आपको a1 और a2 विद साइन रखने पड़ेंगे। तो a1 का एक्सेलरेशन ऊपर है तो वो पॉजिटिव मान लो, a2 का एक्सेलरेशन तो वो भी पॉजिटिव मान लो। ज़रूरी नहीं है, आप दिमाग में ये भी सोच सकते हो कि मैं ऊपर वाले एक्सेलरेशन को नेगेटिव मानूंगा, तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। अच्छा,
मैं दोनों को पॉजिटिव मान रहा हूँ, ठीक है, दोनों को पॉजिटिव मान रहा हूँ, A1 को पॉजिटिव A2 को पॉजिटिव, और फाइनल आंसर मेरा क्या आ रहा है, वो भी पॉजिटिव आएगा। फाइनल आंसर भी पॉजिटिव आ रहा है A1 + A2/2। ये क्या बताता है, ये क्या बताया था कि एक्सेलरेशन मैंने इस डायरेक्शन में माना था पॉजिटिव, और फाइनल आंसर आ रहा है AP का, वो भी पॉजिटिव आ रहा है, मतलब पुली का एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा। समझ रहे हो। अब आप दूसरी तरह से सोच सकते हो कि मैं ऊपर वाली डायरेक्शन को नेगेटिव मान लेता हूँ, ठीक है, तो A1 की वैल्यू भी नेगेटिव और A2 की वैल्यू भी नेगेटिव, फाइनली पुली का आंसर भी नेगेटिव आएगा, नेगेटिव A1 + A2/2, मैंने माइनस कॉमन ले लिया। तो यदि एक्सेशन ऑफ पुली भी नेगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैंने माना था नेगेटिव ऊपर, और फाइनल आंसर भी AP का नेगेटिव आ रहा है, मतलब ऊपर वाली डायरेक्शन में ही आएगा इसका, मतलब पुली का जो एक्सेलरेशन होगा वो ऊपर ही होगा, क्योंकि मैंने ऊपर वाली डायरेक्शन को नेगेटिव माना था। तो पुली का आंसर यदि नेगेटिव आ रहा था, इसका मतलब पुली का एक्सेलरेशन भी ऊपर होगा। क्या ये बात आप समझ पाए या नहीं? नहीं समझ पाए तो कोई बात नहीं, जितना मैंने आपको यहाँ तक बता दिया वो बात समझ आई ना। एक्सेलरेशन ऑफ पुली जो होता है उसके दोनों साइड के रोप के एक्सेलरेशन का मील लेने पे आ जाता है, A1 + A2/2। क्या ये बात आपको समझ आई? ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ आया ना, तो मज़ा आया होगा आपको। अब एक अच्छा ऑफ मोशन क्या देखते हैं, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये कौन सा लॉ है? ये बहुत फेमस लॉ है, ये फेमस लॉ है, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये आपने पढ़ा होगा आई थिंक, एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हर एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है, सिर्फ आपने ये पढ़ा होगा, लेकिन वो पूरा सही नहीं है, उसमें कुछ कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन ये है कि एक्शन एंड रिएक्शन पेयर मस्ट बी ऑफ सेम नेचर। तो एक्शन और रिएक्शन पेयर जो हैं वो सेम नेचर के होने चाहिए। यदि एक ग्रेविटेशनल फोर्स है एक्शन, तो उसका रिएक्शन भी ग्रेविटेशनल फोर्स ही होगा। यदि एक्शन फोर्स नॉर्मल है तो उसका रिएक्शन भी नॉर्मल ही होगा। यदि एक्शन फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक है तो उसका रिएक्शन भी इलेक्ट्रोस्टैटिक ही होगा। मतलब जिस टाइप का फोर्स लग रहा है उसका रिएक्शन भी वो ही उसी टाइप का होना चाहिए। समझ गए? नंबर 1 के। नंबर 2, एक्शन एंड रिएक्शन पेयर एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडी। एक्शन और रिएक्शन पेयर होगा वो एक बॉडी पे नहीं लगेगा, दो अलग अलग बॉडी पे लगेगा। जैसा कि मैंने नॉर्मल रिएक्शन के केस में आपको बताया था, एक मास है m, ठीक है, एक मास, इस मास का ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी मतलब अर्थ इसको mg फोर्स से खींच रही होगी, तो इसका रिएक्शन फोर्स क्या ये नॉर्मल होगा? क्या नहीं होगा, क्योंकि पहली बात तो ये है कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो इसका जो रिएक्शन पेयर है वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही होना चाहिए, ये नहीं हो सकता नॉर्मल फोर्स। ठीक है, पहली बात तो mg ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो इसका रिएक्शन जो आएगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, और वो कहाँ पर होगा? अर्थ को ये खींच रहा होगा, ये मास अर्थ को खींच रहा होगा इतने ही फोर्स से, ये मास अर्थ को खींच रहा होगा इतने ही फोर्स से। लेकिन अपने इस पूरे सेटअप में कहीं भी अर्थ का फ्री बॉडी डायग्राम अपन नहीं बना रहे, तो अर्थ अपने यहाँ नहीं दिखती। मतलब इस केस में आपको कहीं भी इसका रिएक्शन पेयर नहीं दिखेगा। वो लग रहा है लेकिन अपन उसको कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि वो अर्थ पे लग रहा है और अर्थ के सेंटर पे लग रहा है, अर्थ के सेंटर को ये मास mg फोर्स से खींच रहा होगा। ठीक है, अब क्योंकि ये इस सरफेस पे रखा हुआ है, इस सरफेस पे रखा हुआ है, यदि ये सरफेस कोई इस पर फोर्स नहीं लगा रही होती तो ये mg वेट की वजह से इस सरफेस के अंदर घुस जाता, इस सरफेस के अंदर चला जाता भाई, क्योंकि इस पर यदि कोई फोर्स ही नहीं होता, यदि कोई इस पर फोर्स नहीं होता तो ये सरफेस में अंदर घुस जाता। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, मतलब ये सरफेस इस पर कुछ ना कुछ फोर्स लगा रही है, और वो कितना लगा रही है? नॉर्मल रिएक्शन के इक्वल। अच्छा, जो नॉर्मल रिएक्शन है वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, वो अपने आप की वैल्यू चेंज कर सकता है। ऐसी जो टेंशन है वो भी एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, वो अपनी वैल्यू चेंज कर सकता है। नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन एंड फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज ऑल्सो ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स।
फ्रिक्शन भी अपने आप की वैल्यू चेंज कर सकता है। और क्लियरली मैं बोलूँ तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो सेल्फ एडजस्टिंग होता है, अपने आप की वैल्यू को अकॉर्डिंग टू द कंडीशन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकता है। जो अपन फ्रिक्शन पढ़ेंगे वहाँ पर ये चीज़ डिस्कस भी कर लेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी भाई। तो ये एक्शन एंड रिएक्शन पेयर एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडी, ये 1, 2 एंड 3rd कंडीशन ये है कि फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। फोर्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करती है। फोर्स जो होती है हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करती है, मतलब एक फोर्स नॉर्मल इधर है तो इसका कोई ना कोई रिएक्शन फोर्स होगा ही होगा, और इसका रिएक्शन फोर्स इस सरफेस पे लगेगा नीचे की तरफ। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स आर इक्वल एंड अपोजिट। इक्वल और अपोजिट होते हैं एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। मतलब यदि दोनों को आप जोड़ दो, यदि दोनों का सम कर दो तो क्या हो जाएंगे, खत्म, टाटा बाय बाय गया। यदि एक्शन रिएक्शन को आपने जोड़ दिया तो दोनों खत्म हो जाएंगे एकदम। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि दोनों इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट, और जानते हो आप फोर्स वेक्टर है, तो यदि एक +10 हो गया तो दूसरा -10 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट है, एक इस डायरेक्शन में तो दूसरा इस डायरेक्शन में, और दोनों को ऐड करोगे वेक्टर समीशन से इन दोनों को, ये हो जाएंगे 0 0 0 0। सुना सुना लग रहा है ना कुछ, जो मार्क्स आते हैं आपके वही है ये, वही वाला 0, वही 0। आर्यभट्ट ने आपके लिए ही इसकी खोज करी थी भाई। आर्यभट्ट जी ने स्पेशली सोचा था कि मेरे बच्चों का, प्यारे बच्चों को क्या होगा जो 0 लाएंगे, तो उनके लिए 0 की खोज तो कर ही देता। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आई एक्शन रिएक्शन पेयर की बात। एक्शन रिएक्शन फोर्स के लिए क्या क्या कंडीशन होती है, ये बात आप तीनों बात आपने नोट कर ली होंगी। एक्शन रिएक्शन पेयर की 3rd, ये आपका 3rd लॉ ऑफ मोशन। क्या ये बात आपको समझ में आई? जैसे कि आप, ये एक पेड़ है भाई, एक पेड़ है, अरे पेड़, ऐसे इस पेड़ को बना देता हूँ मैं, ये इसकी जड़ है भाई, ये पेड़ है, और इस पेड़ पर रस्सी लटका के आप ऐसे लटके हुए भाई। ठीक है, आप इस रस्सी से ऊपर पहुँचना चाह रहे हो भाई, आप इस रस्सी से ऊपर पहुँचना चाह रहे हो। अच्छा, आपको पूरा बनाया नहीं तो आप गुस्सा हो गए, ये मैंने बना दिया आपको पूरा। ये रस्सी, अरे हाथ से पकड़ोगे ना रस्सी, गले पे लटक गई रस्सी, तो ये हाथ से आपने रस्सी पकड़ ली, तो आप इस रस्सी को खींचोगे नीचे F4 से, आप रस्सी को खींचोगे नीचे F4 से, तो रस्सी आपको खींचेगी ऊपर, किस फोर्स से, टेंशन फोर्स। इसमें टेंशन जनरेट हो जाएगी उतनी, कितनी, जितना आप फोर्स नीचे लगाओगे उतनी ही टेंशन जनरेट हो जाएगी, मतलब ये दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएंगी। यदि आपने इसको F4 से नीचे खींचा, F4 से नीचे खींचा, तो रस्सी भी आपको F4 से ऊपर खींचेगी, और रस्सी में उस फोर्स को नाम दे दिया अपन ने टेंशन, कि भाई रस्सी में वो क्या क्रिएट करेगी, टेंशन। तो यहाँ पर जो फोर्स आप नीचे लगाओगे जितनी, उतनी ही टेंशन डेवलप हो जाएगी। मैंने अभी आपको बताया था, टेंशन इज ऑल्सो है सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। तो नीचे जितनी फोर्स लगाओगे टेंशन भी उतनी होगी। आपने कम फोर्स लगाया तो रस्सी में टेंशन कम, फोर्स ज़्यादा लगाया तो रस्सी में टेंशन ज़्यादा, क्योंकि रस्सी को टेंशन पसंद है, समझ रहे हो। टेंशन जो है सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, तो यहाँ पर जो टेंशन की वैल्यू होगी वो कुछ इस तरह से हो जाए। ये तो आपको शायद ये बात आपके दिमाग में, खोपड़े में घुस गई होगी। अब मैं इस पर एक न्यूमेरिकल देता हूँ भाई, एक न्यूमेरिकल देता हूँ। इसमें जो रस्सी की कैपेसिटी है ना भाई, रस्सी की कैपेसिटी है 100 न्यूटन तक टेंशन बियर करने की, ये रस्सी की कैपेसिटी है। और आपको यहाँ पर कोई बुला रहा है, जिसका नाम मैं नहीं लूँगा, कोई बुला रहा है आपको, समझ गए होंगे आप, कोई ना कोई आपको चाहने वाला बुला रहा है कि बेटा जल्दी से पेड़ पे आ। बेटा नहीं बोल सकता, वो चाहने वाला आपको, वो बोलेगा आपका डियर फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड, आपको कह रहा है कि जल्दी से आ जाओ ऊपर भाई, कुछ पार्टी वार्टी करनी होगी उसको। तो उसने कहा ठीक है बुला ले। तो आप क्या करोगे, आप ये कोशिश करोगे कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से मैं ऊपर चढ़ सकूँ, उतना तेज़ी से मुझे जाना चाहिए भाई, उतना तेज़ी से मुझको जाना ही चाहिए। ठीक है, उसने कहा ठीक है आप चले जाओ। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ये टेंशन मैक्सिमम 100 न्यूटन का ले सकती है, तो आप कितने एक्सेलरेशन से पेड़ के ऊपर चढ़ सकते हो, आपका मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या हो सकता है।
देखो आप चाहोगे कि मैं जल्दी से जल्दी पहुँचूँ, जल्दी से जल्दी, तो आप तेज़ी से रस्सी को खींचोगे। जितनी तेज़ी से रस्सी से खींचोगे, रस्सी में टेंशन उतनी ज़्यादा डेवलप होगी, तभी तो आप ज़्यादा एक्सीलरेट कर पाओगे। जितना ज़्यादा आप तेज़ी से ऊपर जाना चाहोगे, रस्सी में टेंशन उतनी डेवलप होगी, मतलब उसके टूटने के चांस उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन आप चाहते हो कि भाई मैक्सिमम जितनी कैपेसिटी है मैं पूरी यूटिलाइज़ कर लूँ इस रोप की, तो मैक्सिमम कैपेसिटी उसकी है 100 न्यूटन। तो 100 न्यूटन आप पूरा यूटिलाइज़ करना चाह रहे हो, मतलब आपने पूरी की पूरी ताकत लगा दी और रस्सी में भी 100 न्यूटन टेंशन आ गई, डेवलप हो गई। अब मुझे ये बताओ कि आपका फ्री बॉडी डायग्राम, आप कितने मैक्सिमम एक्सेलरेशन से ऊपर जा सकते हो, ये बताओ। आप पे फोर्स कौन कौन से लग रहे होंगे, टेंशन फोर्स लगेगा कि नहीं आपके ऊपर बोलो, क्योंकि आप रस्सी को खींचोगे नीचे, आप रस्सी पे नीचे फोर्स लगा रहे हो, आप रस्सी पे नीचे फोर्स लगा रहे हो, तो रस्सी आप पर किधर फोर्स लगा रही है, ऊपर। मैं फ्री बॉडी डायग्राम किसका बना रहा हूँ, आपका, और आप पर फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर। ये बात समझ में आ रही नहीं, क्योंकि आप रस्सी को नीचे खींच रहे हो यार, नीचे खींच रहे हो, मतलब आप रस्सी पे नीचे फोर्स लगा रहे हो, तो फिर रस्सी आप पर किधर फोर्स लगाएगी, ऊपर। तो ये आप पे लगने वाला फोर्स है ऊपर, और नीचे आपका वेट भी होगा। मैंने मान लिया जी कि आपका वेट है, कितना मान लूँ यार, कितना मान लूँ मैं, आपका वेट हल्के फुल्के हैं आप तो 20 kg 40 kg मान लूँ, 40 kg वेट है, तो नीचे 400 न्यूटन का फोर्स लगेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आपको जाना है ऊपर, तो नेट एक्सीलरेशन आप मैक्सिमम चाहते हो, तो नेट फोर्स आपका ऊपर कितना होगा, टी। नेट फोर्स ऊपर क्यों माना है मैंने, आप ये बात तो समझ रहे हो। जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होता है अपन उसी डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं, और इस डायरेक्शन में नेट फोर्स लग रहा होगा। तो इसमें ऊपर की डायरेक्शन में कितना लग रहा है, टी माइनस 400, यही नेट फोर्स है। इक्वल टू इसका मास कितना है जी, अरे बोलो जी, बोलो बोलो बोलो, मास कितना है इसका, मास 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 है इसका 40, इंटू एक्सेलरेशन आपको अब निकालना है। अब इसका एक्सेलरेशन आपको ये निकालना है, आपको ये एक्सेलरेशन निकालना है। तो ये बताओ पहले तो, जैसे ही मैं टी की वैल्यू यहाँ पर पुट करूँगा, कितनी है, मैक्सिमम लोड कितना ले सकता है, 100 लेते ही एक्सेलरेशन तो भाई नेगेटिव आ गया। एक्सेलरेशन नेगेटिव आने का मतलब है आप इस रस्सी पे ऊपर चढ़ ही नहीं पाओगे। जैसे ही पकड़ोगे रस्सी को, नीचे गिर पड़ोगे, टूट जाएगी ये रस्सी टूट जाएगी, समझ रहे हो। तो मिनिमम रस्सी में कितनी टेंशन होनी चाहिए, अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, मिनिमम कितनी टेंशन तो होनी चाहिए ताकि आप इस पर पकड़ भी पाओ, इसको चढ़ पाओ। तो इसमें 400 से ज़्यादा यदि टेंशन होगी तभी ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो मैंने मान लिया कि अब इसकी रस्सी की कैपेसिटी 500 न्यूटन है। सवाल देखना, मैंने नेगेटिव जान पूछ के लिया था ताकि इस बात को आप समझ पाओ कि आप रस्सी पर चढ़ना तो छोड़ो, इस पर लटक भी नहीं पाओगे। अब मैंने मान लिया कि इसका जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 500 है। यदि ये मैक्सिमम होगा तो ये एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम मिलेगा, समझ रहे हो ना। तो मैक्सिमम आप इतने से चढ़ पाओ। तो यहाँ से जो वैल्यू आ रही है एक्सेलरेशन की, मैक्सिमम एक्सेलरेशन आप कितने एक्सेलरेशन से चढ़ पाओगे, तो 100/40 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतनी मैक्सिमम एक्सेलरेशन से आप इस रस्सी पर ऊपर चढ़ सकते हो। यदि इससे कम एक्सेलरेशन से चढ़ोगे तो रस्सी टूटेगी तो नहीं, लेकिन आप फिर लेट पहुंचोगे ना ऊपर यार, फिर आप लेट ऊपर पहुंच पाओगे और इतने में पार्टी मिस हो जाएगी आपकी। तो इसलिए आप चाहते हो कि मैं तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन से पहुंचूं। मैक्सिमम एक्सेलरेशन से पहुंचने के लिए आपको इसकी पूरी की पूरी टेंशन का यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा, मतलब 500 न्यूटन का यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात समझ गए। अब आप बोलोगे मैं 500 न्यूटन नहीं, मैं 400 से भी कम यूटिलाइज करना चाह रहा हूँ, 500 न्यूटन से भी कम यूटिलाइज करना चाह रहा हूँ, 400 से भी कम तो भाई आप 400 से कम पे तो आप इस पर लटक ही नहीं सकते। आपको एटलीस्ट इस पर एमजी भी, मतलब इस पर सिर्फ लटकने के लिए, चढ़ने के लिए नहीं, चढ़ने के लिए तो आप टेंशन बढ़ा दोगे इसके अंदर, सिर्फ लटक के आपको चुपचाप खड़े होना है, बैलेंस बनाना है, तो भी आपको मिनिमम कितनी टेंशन जनरेट करोगे इसके अंदर, आपका नीचे वेट लगेगा 400, तो आप मिनिमम टेंशन इसके अंदर जो जनरेट करोगे वो 400 की जनरेट करोगे, यदि सिर्फ आप इस पर बैलेंस बना के सिर्फ लटके हुए हो तो, सिर्फ बैलेंस बना के लटके हुए तो। यदि आपने ऊपर चलना स्टार्ट कर दिया तो टेंशन की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि मास इंटू एक्सेलरेशन अब इधर आ जाएगा राइट साइड में, तो एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा। ये बात समझ गया, ठीक है। यदि 450 आपने सिर्फ 450 टेंशन डेवलप की तो क्या हो जाएगा, उस केस में ये होगा कि 450 मतलब इधर 50 बचेगा, इक्वल्स टू 40 इंटू ए, तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी 5/4। ठीक है,
1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन आप चाह रहे थे कि मैक्सिमम स्पीड से मैं ऊपर पहुंच पाऊँ, इसीलिए आपने इसके मैक्सिमम टेंशन को यूज़ कर लिया, मतलब 500 न्यूटन को यूज़ कर लिया। आप 450 टेंशन भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन फिर आपको धीरे धीरे चलना पड़ेगा। धीरे धीरे 1.425 के एक्सीलरेशन से ऊपर जा सकते हो। यदि आप कम एक्सीलरेशन से जाओगे तो लेट पहुंचोगे, इसलिए आप चाहते थे कि मैं जल्दी जल्दी पहुंचूं, तो आपने पूरा टेंशन यूज़ कर लिया। समझ गया? कुल मिला के बात आप समझ पाए नहीं पाए, इस पर मैंने इतना टाइम इन्वेस्ट कर दिया। अब आपको पता नहीं ये क्वेश्चन समझ में आया है कि नहीं, क्योंकि तुम कौन हो, कहाँ हो, किस दुनिया में रहते हो, मुझे जानते भी हो या नहीं जानते हो, मुझे कुछ पता नहीं है भाई, मुझे कुछ पता नहीं है आपके बारे में, लेकिन मैं लगा हुआ अपनी धुन में, तो क्या ही कर सकते हैं जी। नाउ वी विल सी द कॉन्सेप्ट ऑफ वेइंग मशीन। वेइंग मशीन, वेइंग मशीन, ये तो यहाँ पर चल नहीं रहा है जी। वेइंग मशीन लिखने के लिए इसने तो हाथ खड़े कर दिए। मैं इससे लिख दूंगा, मैं इससे लिख दूंगा जी वेइंग मशीन। वेइंग मशीन क्या होती है? जो वेट मेजर करती है वही होती है वेइंग मशीन। क्या यही बात है? तो आज इस बात को समझ लो, वो बात नहीं है। वेइंग मशीन मेजर्स द नॉर्मल रिएक्शन। वेइंग मशीन मेजर करती है नॉर्मल रिएक्शन, ये वेट मेजर नहीं करती, ये मेजर करती है नॉर्मल रिएक्शन। समझ रहे हो आप? ये वेइंग मशीन, ये आप एक मैं मानता हूँ लिफ्ट के अंदर बैठे हुए और लिफ्ट रुकी हुई है और नीचे एक वेइंग मशीन रखी हुई है जिस पे आप खड़े हुए हो, ठीक है? तो आप खड़े हुए, इसका कोई एक्सेलरेशन नहीं है, लिफ्ट का रुकी हुई है, तो आपका एक नीचे मास इंटू जी ये फोर्स लगेगा। तो यदि आप इस वेइंग मशीन पे खड़े हुए तो वेइंग मशीन आप पे क्या लगाएगी? नॉर्मल। और आप भी वेइंग मशीन पे क्या लगाओगे? नॉर्मल। लेकिन मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ आपके लिए, तो आप पर क्या लग रहा है? एन ऊपर, और एन की वैल्यू किसके इक्वल है? एम जी के। तो आपका जो एक्चुअल में जो वेट होगा वही आपको पता चल जाएगा। मास इंटू जी करने पे जो आपकी वैल्यू आती है, आपका एक्चुअल मास इंटू जी करने पे जो वैल्यू आती है वही आपको नॉर्मल रिएक्शन की फॉर्म में मिलेगा। और जो वेइंग मशीन है वो एम जी को नहीं पढ़ती, वो पढ़ती है नॉर्मल रिएक्शन को। अभी आपको ये चीज़ें अब क्लियर कट समझ में आएगी जो मैं आगे चीज़ बताने जा रहा हूँ। अब क्या हुआ कि ये वेइंग मशीन जो है ए एक्सीलरेशन से ऊपर चलने लग गई भाई, और आप ऑब्जर्वर हो, लेकिन आप कहाँ से देख रहे हो? याद रखना, अभी अपन लिफ्ट के अंदर नहीं है, देखने वाला ऑब्जर्वर बाहर खड़ा हुआ है लिफ्ट से। तो अब मुझे ये बात बताओ इस पर यदि मैं लिखना चाहूँ तो आपको क्या ऑब्जर्वर अब स्टेशनरी दिखेगा कि नहीं दिखेगा? क्योंकि लिफ्ट ऊपर जा रही है तो अपना ऑब्जर्वर भी लिफ्ट के ऊपर, लिफ्ट के साथ ऊपर जा रहा है। तो इसके लिए आपको सेकंड लॉ लिखना पड़ेगा, एफ नेट इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन, यही लिखना पड़ेगा। अभी तक तो ए वाली टर्म जीरो थी तो अपन ने डायरेक्ट नॉर्मल और इसको बैलेंस कर दिया, लेकिन अभी ये ऊपर जा रहा है तो भाई ऊपर नेट फोर्स है कितना? एन माइनस एम जी। क्या यही नेट फोर्स है? अरे बोल ले बच्चे, क्या यही नेट फोर्स है? क्योंकि ये ऊपर जा रहा है तो मैं ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लूँगा। क्यों? क्योंकि जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होता है उस जी को मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ। तो एन माइनस एम जी इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन, यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ जाएगी एम जी प्लस ए। तो अभी जो आपको वेट दिखेगा आपका वो एक्चुअली में एम जी नहीं दिखेगा, एम जी प्लस ए दिखेगा आपको, एम जी प्लस एम ए, ये आपको नेट वेट दिखेगा। लिफ्ट में जब लिफ्ट ऊपर जा रही होती है तो आपको अपना वेट बढ़ा हुआ दिखता है। आपका वेट यदि 60 है तो 60 नहीं दिखेगा, कुछ बढ़ जाएगा वो। ये मैंने अपने यूट्यूब वीडियो पे शॉर्ट भी अपलोड किया, वो वहाँ से आप देख सकते हो कि जब मैं लिफ्ट में ऊपर जा रहा हूँ तो वेट बढ़ रहा था, लिफ्ट में नीचे जाऊँगा तो वेट कम हो जाएगा। देखते हैं अभी लिफ्ट नीचे जाती है तब क्या होता है, लिफ्ट प्यारी लिफ्ट नीचे जाती है तब क्या होता है। तो ये एक्सेलरेशन अब इस डायरेक्शन में लगा दो। अब क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे तो मैं नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेता हूँ, तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा इस मैन का। तो मैन पर नीचे फोर्स लग रहा है एम जी, ऊपर लग रहा है इस पर नॉर्मल रिएक्शन। ये वाली नॉर्मल रिएक्शन की बात नहीं करेंगे जो कि मशीन पे लग रहा है, क्योंकि मैं बात कर फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ इस मैन का। तो मैन पे जो भी फोर्स लग रहे हैं वही मैं लिखूंगा, और इस पर नीचे एक लगे नेट फोर्स कितना हो जाएगा? एफ नेट जो होता है वो होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। आप कहाँ से देख रहे हो? याद रखना, अभी आप बाहर से खड़े हुए देख रहे हो तो आपको लिफ्ट नीचे जाती हुई दिख रही है, तो मास इंटू एक्सीलरेशन। एफ नेट कितना आ जाएगा? अब नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हो तो एम जी माइनस एन
इक्वल टू इसका मास इंटू इसका एक्सेलरेशन। तो अब यदि नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू निकालोगे तो वो आएगी mg माइनस ma, n इक्वल्स टू mg माइनस a। बोलो तो नॉर्मल रिएक्शन मतलब अभी यदि आपको लिफ्ट नीचे जाती है तो आपको वेट अपना कम होता हुआ लगेगा, मतलब आपको एक्चुअल जो वेट है वो दिखाई नहीं देगा, आपको mg माइनस ma वेट एक्चुअली में दिखाई देगा। तो ये वाला शॉर्ट भी मैंने अपलोड कर दिया है। यदि आप लिफ्ट में ऊपर से नीचे जाते हो तो आपको लगेगा कि आपका वेट रिड्यूस हो गया। आप कैसा फील करते हो? लाइट, आई एम वेरी लाइट, आई हैव डन द exercise daily so that I am losing the weight continuously, you will feel the feeling। आपको ऐसी फीलिंग आएगी भाई कि मैंने वेट रिड्यूस कर लिया है लिफ्ट में नहीं, लेकिन एक्चुअली आपने वेट रिड्यूस नहीं किया है, यहाँ पर ये नॉर्मल रिएक्शन कम हो गया, इसीलिए आपको अपना वेट रिड्यूस लग रहा है, हुआ नहीं। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है, ये बात आपको समझ आई। ये हो गया लिफ्ट का कॉन्सेप्ट। लिफ्ट का कॉन्सेप्ट। तो लिफ्ट में नीचे जाओगे तो वेट कम लगेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, कम लगेगा, ये बात आप समझ गए होंगे। कम लगेगा इसलिए क्योंकि कम हुआ नहीं है, वो कम हुआ नहीं है। ऐसे मैं आपको एक न्यूमेरिकल दे दूँ यहाँ पर, ये मैं आपको एक न्यूमेरिकल देना चाहूँगा कि आप इस लिफ्ट में खड़े हुए हो भाई, ठीक है, ये आपके प्यारे प्यारे हाथ हैं, आपने ऐसे करके ये लिफ्ट में एक रोप है आपके ऊपर और आपने ये रोप पकड़ी हुई है, ठीक है। यहाँ पर एक पुली लटकी हुई है जो ऊपर फिक्स है ऐसे, और आपकी रोप यहाँ से कनेक्टेड है। आपने ये रोप ऐसे कनेक्टेड है, आपने रोप पकड़ के ऐसे लिफ्ट के अंदर खड़े हुए, और आपने इसको पकड़ रखा है, इसी से ये बैलेंस है। अब मुझे एक बात बताओ, आप पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे? मैं आपका वेट मान लेता हूँ कि आपका वेट है भाई 40 kg, आपका वेट 40 kg है, और जो लिफ्ट है उसका वेट मैं मान लेता हूँ कि ये 20 kg इसका वेट है, इसके केबिन जो केबिन है जिसमें आप खड़े हुए उसका वेट 20 kg है। तो आप मुझे ये बताओ कि आप पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे? बैलेंस है ही, मतलब इसमें कोई एक्सेलरेशन वगैरह नहीं है, आप बैलेंस हो। आप मुझे ये बता देना इसमें टेंशन कितनी है इस रोप में। तो ये बताओ मुझे, आप पे यदि मैं फोर्स देखूँ तो कौन कौन से फोर्स लगेंगे आपके ऊपर? सबसे पहले आप पर लगेगा नीचे की साइड में, आपको मैं पॉइंट मान लेता हूँ, आप पे लगेगा 400 न्यूटन का नीचे फोर्स। क्यों? 40 इंटू जी, और जी की वैल्यू 10, तो 400 न्यूटन। एक ये आप लिफ्ट पे खड़े हुए हो तो ये वाला पार्ट आप पे लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन, ये आप पर लगाएगा तो आप भी इस लिफ्ट पे लगाओगे नॉर्मल रिएक्शन। लेकिन मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ आपका, तो आप पर नॉर्मल रिएक्शन किस डायरेक्शन में? ये रहा आपका नॉर्मल रिएक्शन। और कोई फोर्स है आपके ऊपर? बिल्कुल है, यहाँ की टेंशन। आपने क्योंकि ये रोप पकड़ रखी है भाई, आपने ये रोप पकड़ रखी है, मतलब आप रोप को एक तरह से नीचे फोर्स से खींच रहे हो, एफ फोर्स से। यदि आप लिफ्ट रोप को एफ फोर्स से नीचे खींच रहे हो तो ये आपने रोप पर फोर्स लगाया है, तो रोप भी आप पे पलट के फोर्स लगाएगी, कितना? सेम, एफ। किस डायरेक्शन है? ऊपर की डायरेक्शन में। एफ मतलब इस रोप की जो टेंशन होगी वही, इस रोप में उस एफ को क्या बोल देंगे? टेंशन। तो आप इसको टी से नीचे खींच रहे हो तो रोप आपको टी से ऊपर खींचेगी, मतलब आप पे टेंशन किधर लगेगा? ऊपर। क्योंकि ये लिफ्ट बैलेंस है तो जितना ऊपर फोर्स उतना नीचे फोर्स, समझ गया? या फिर मैं ये लिख सकता हूँ एफ नेट इक्वल्स टू एम ए, ये लिख दूँ एफ नेट इक्वल्स टू एम ए, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। एफ नेट फोर्स कितना है इस पर? एन प्लस टी, तो ऊपर लग रहा है, मैं मान लेता हूँ इसका एक्सेलरेशन ऊपर है, मतलब एक्सेलरेशन 0 ही है, तो मानने की ज़रूरत है, अभी देखते हैं। इक्वल्स टू मास, इसका मास है 40 इंटू एक्सेलरेशन कितना है? पूरा 0। आप कहीं जा ही नहीं रहे, आप यहीं पे खड़े हुए, मतलब मैं अभी आपको यही चीज़ बता रहा था कि आपको सिर्फ फोर्स बैलेंस करना है। तो एन प्लस टी इक्वल्स टू 400 आ गया। इक्वेशन नंबर 1 ये हो गई आपकी। अब आपको इक्वेशन लिखनी है इस लिफ्ट के लिए, इस लिफ्ट पर कौन कौन से फोर्स हैं। तो लिफ्ट को आपको पहले पॉइंट कंसीडर करना पड़ेगा, किसी का भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो इसको पॉइंट कंसीडर करना पड़ेगा। एक लिफ्ट पे फोर्स तो एन नीचे लग रहा है, अब एन इस पे एक नीचे फोर्स लग रहा है एन, ठीक है। और लिफ्ट पर कौन से फोर्स है? सिर्फ लिफ्ट की बात करोगे अभी आप, सिर्फ लिफ्ट की बात करोगे, क्योंकि लिफ्ट इस पर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगा रही थी और इस पर एक इधर लगेगा। लिफ्ट का वेट कितना है? 20।
तो लिफ्ट का यदि वेट 20 है तो इस पर नीचे 200 न्यूटन लगेगा, बिल्कुल लगेगा। और लिफ्ट पर कोई फोर्स है, बिल्कुल, क्योंकि ये यहाँ पर रोप से कनेक्टेड है तो इस पर ऊपर की साइड में लगेगा टी। बोलो जी टी टी टी। अब मैं डायरेक्ट फोर्स बैलेंस कर दूं, क्योंकि मास इंटू एक्सेलरेशन लिखूंगा वही अभी की तरह। इस बार मास किसका मास लूंगा मैं, केविन का। इस बार लिफ्ट का मास लूंगा। ये वाला मास किसका था, याद रखना, ये मास किसका था, इसका, पर्सन का। क्यों था, क्योंकि मैंने फ्री बॉडी अभी जो इक्वेशन लिखी थी पिछली बार वो इस पर्सन के लिए लिखी थी। अब मैं इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ इस केविन के लिए। तो इस केविन के लिए ऊपर की डायरेक्शन का फोर्स इक्वल टू नीचे की डायरेक्शन का फोर्स। बोलो रे बोलो। ये इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। टू इक्वेशन, टू वेरिएबल। नाउ यू कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड टी। तो आपको इस बच्चे का वेट मैं निकाल के दिखा देता हूँ। यहाँ से टी की वैल्यू उठा के वहाँ पुट कर दो, तो टी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 400 माइनस एन। टी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 400 माइनस एन इक्व टू 200 प्लस एन। तो यहाँ से 2n की वैल्यू आ जाएगी 600, एन की वैल्यू आ जाएगी 300 न्यूटन। 300 न्यूटन। तो नॉर्मल रिएक्शन भाई, नॉर्मल रिएक्शन कितना आया, 300 न्यूटन। 300 न्यूटन। तो इसको कितना वेट दिखाई देगा अपना, 300 न्यूटन। मतलब है ये 40 किलो का, लेकिन इसको दिखेगा 30 किलो, क्योंकि किलो की बात हो गई ना। ये तो फोर्स है तो m इंटू जी, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का इसमें डिवाइड करोगे तभी तो ये केजी में मास आएगा इसका। तो n है इसका 40, एक्चुअली में वेट कितना है इसका 40। लेकिन यदि इसका वेट मेज़र किया जाएगा, यदि यहाँ पर मैं एक वेइंग मशीन रख देता, इसके पैरों के नीचे वेइंग मशीन रख देता, तो इसका वेट दिखता कितना, 30। ये आपको वैसे थोड़ा समझ में भी आना चाहिए क्यों 30 दिख रहा है, क्योंकि देखो इसमें नीचे एक फोर्स लग रहा है इसका वेट, और ऊपर भी एक टेंशन लग रहा है, तो नेट फोर्स इसका कम हो जाना चाहिए, ऐसा दिमाग में ऐसा समझ में आ रहा है। और इसकी कैलकुलेशन भी अपन ने कर ली, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू 300 न्यूटन आ गई। ऐसी टेंशन इसमें निकाल सकते हो, उस वाली क्वेश्चन में n की वैल्यू रख दो 300, तो 300 प्लस 200 टेंशन जो आ जाएगा वो 500 आ जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें आप निकाल सकते हो इस तरह से। क्या आपको ये न्यूमेरिकल अच्छी तरह से समझ में आया क्या? अरे बोल रहे बच्चे, ओ प्यारे प्यारे बच्चे, अब मुझे ये बात बता दे तू, क्या तुझे यह बात समझ में आई या नहीं आई? अरे बोलना यार, बोल दे यार, बोल दे प्लीज़, बोल दे कि ये बात तुझे समझ में आई या नहीं आई, बोल दे। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं आई तो मैं वापस बताऊँगा। अभी देखो थर्ड इक्वेशन पे आपको डायरेक्टली न्यूमेरिकल मिले, इसके चांसेस बहुत ही कम हैं। फिर सर चांसेस किसके ज़्यादा हैं? चांसेस इसके ज़्यादा हैं जिसका नाम है conservation of momentum. What is the name of topic? Conservation of momentum. What is it? Momentum. Conservation of momentum. ये क्या होता है सर? बताते हैं ना आपको, बताएंगे जी बिल्कुल। पहले ये बताओ फोर्स क्या होता है जी? नेट फोर्स जो होता है वो होता है dp/dt। ठीक है जी। यदि किसी सिस्टम पर ऐसा हो जाए, क्या ऐसा हो जाए कि उस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो जाए, यदि किसी सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हो जाए, ये क्या बोल रहे हो सर आप? कैसी बहकी हुई बातें कर रहे हो? तो मैं बता देता हूँ कैसी बहकी हुई बातें मैं कर रहा हूँ। ये दो चीज़ें, ठीक है, ये दोनों चीज़ें दोनों आपस में कोलाइड कर गई, ठीक है। तो इन पे एक अंदर फोर्स लगा होगा, इसने इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगाया होगा, इस बॉटल ने इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगाया होगा, लेकिन मैं उस पूरे को दोनों को मिला के एक सिस्टम मान रहा हूँ। तो बाहर से देखने पे आपको कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, इस पर कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स दिखाई दिया क्या? बाहर से देखने पे इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स है क्या? देखो ये दोनों चल के आ रही थी, दोनों एक दूसरे से कोलाइड करेंगी, तो अंदर इनके नॉर्मल रिएक्शन वगैरह फोर्स होगा, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन वगैरह फोर्स होगा। लेकिन क्या आपको बाहर से देखने पे फोर्स ये अंदर वाला फोर्स दिखाई देगा? वो तो इसके लिए इंटरनल फोर्स हो गया। कैसा फोर्स हो गया? इंटरनल फोर्स हो गया। लेकिन बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स है क्या? यदि मैंने इसको पूरा सिस्टम मान लिया, जैसे कि मैंने आपको एक्सेलरेशन के न्यूमेरिकल कराए थे ना,
एक्सेलरेशन वाले जो न्यूमेरिकल कराता था उसमें मैं क्या बोलता था, एक्सेलरेशन के लिए आपको नेट फोर्स देखना है सिस्टम पर अपॉन टोटल मास लिखना है इसका, ये इसी तरह से कराता था। अब नेट फोर्स जो था उसमें इंटरनल फोर्स जो थे उनको नेगलेक्ट किया था, आपने देखा होगा कि उनके बीच में एक रोप थी, रोप पर टेंशन लग रहा था, मैंने बोला था टेंशन को कंसिडर नहीं करना क्योंकि वो इंटरनल फोर्स है। बाहर से मैंने जब दो मास कनेक्टेड है भाई, ये एम है दूसरा 2m है, ठीक है, इस पर एक फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन का। तो मैं यदि इसका टोटल एक्सेलरेशन लिखना चाह रहा हूँ तो मैंने पूरे को सिस्टम मान लिया था, पूरे को सिस्टम मान लिया था। ए इक्वल टू एफ नेट, तो एफ नेट कितना लग रहा है इस पर 50 अपॉन टोटल मास तो 3m। इस तरह से एक्सेलरेशन निकाल रहा था मैं। मतलब अंदर यहाँ पर भी टेंशन तो होगा यार, इस जगह पे टेंशन तो होगा, लेकिन मैंने टेंशन कंसिडर नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मैंने इसको टोटल को सिस्टम मान लिया ना यार। यदि मैंने इसको सिस्टम मान लिया तो इसके अंदर क्या हो रहा है इंटरनल फोर्सेज में मुझे मतलब नहीं, मैं सिर्फ बाहर से एक फोर्स देखूँगा एक्सटर्नल फोर्स, तो इस पर एक्सटर्नल फोर्स 50 न्यूटन का लग रहा था। लेकिन यदि कोई ऐसा केस आए इसमें बाहर से देखने पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, एक्सटर्नल फोर्स कितने हो गए सारे ज़ीरो, सिस्टम के लिए नेट एक्सटर्नल फोर्स हो गए ज़ीरो, उस केस में क्या होगा, यदि ये चीज़ ज़ीरो हो गई तो आप समझ ही सकते हो dp/dt इक्वल्स टू ज़ीरो, dp/dt इक्वल्स टू ज़ीरो, यही बात इससे प्रूव हुई। तो यहाँ से dp इक्वल्स टू ज़ीरो, dp का मतलब समझते हो, चेंज इन मोमेंटम, मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू ज़ीरो, मतलब फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। यही बात है, नोटिस करके लिख लो, इसको नोट डाल के लिख लो। यदि किसी बॉडी पर नेट एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है तो उसका मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है, कंजर्व रहता है मतलब कॉन्स्टेंट रहता है, कंजर्व रहेगा। लेकिन कौन सा मोमेंटम? इनिशियल और फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन आ सिस्टम। बॉडी की बात नहीं हो रही यहाँ पर, सिस्टम की बात हो रही है। सिस्टम में कुछ इंटरनल फोर्सेस हो सकते हैं लेकिन नेट मोमेंटम कंजर्व रहेगा। जैसे कि ये गन है भाई, ये क्या है? गन है, ये गन 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 गन, ये गन है आपकी, ठीक है। ये इसको फायर करोगे यहाँ से निकलेगी बुलेट, बोलो 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 बोलो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस बुलेट और गन के एक सिस्टम मान लूँ, बुलेट और गन को सिस्टम मान लूँ, तो क्या इस सिस्टम पे बाहर से देखने पे कोई फोर्स लगेगा? कोई इस गन पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है क्या? नहीं लग रहा। लेकिन इसमें फोर्स तो है। फोर्स कैसे हुआ? क्योंकि ये गन मूव कर रही होगी तो कुछ ना कुछ फोर्स लगा हुआ, तभी तो इसने बुलेट को मूव कराया, तभी तो बुलेट आगे भाग रही है। क्यों भाग रही है? क्योंकि गन ने कुछ इस पर फोर्स लगाया, लेकिन वो इंटरनल फोर्स होगा इस सिस्टम के लिए। तो यदि एक्सटर्नल फोर्स इसके लिए पूरे सिस्टम के लिए कितना है? नेट एक्सटर्नल फोर्स फॉर दिस सिस्टम इज ज़ीरो। यदि इसके लिए नेट एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो हो गया तो इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम। इस सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम ज़ीरो है। अब मैं आपको बोलता हूँ कि जैसे ही बुलेट इससे बाहर निकली तो इसकी वेलोसिटी v है, तो क्योंकि ये इस पर एक्शन लगा रही है इस डायरेक्शन में, तो इस गन पर रिएक्शन भी लगेगा पीछे की डायरेक्शन में। यदि ये आगे किसी वेलोसिटी जा रही तो गन भी किसी वेलोसिटी पीछे जाएगी, पीछे जाएगी। और इस गन का मास मैं मान लेता हूँ 50 kg, और इसका जो मास होता है, क्योंकि बुलेट का मास बहुत ही कम होता है तो इसके कंपेरिजन में इसको मैं मान लेता हूँ कि ये है 2 kg, क्योंकि बुलेट बहुत तेज़ी से चलती है भाई, तो इसकी मैं वेलोसिटी मान लेता हूँ 100 मीटर पर सेकंड है। तो आपको बताना है कि ये गन किस वेलोसिटी से पीछे आएगी। तो किसी ने बुलेट चलाई हो नॉर्मली, किसी ने गन फायर करी हो, तो आपने देखा हो यदि गन को फायर करते हो तो बुलेट तेज़ी से बाहर जाती है तो गन भी पीछे आती है। लेकिन अब आप ये पूछोगे कि सर जितनी तेज़ी से बुलेट जाती है उतनी तेज़ी से गन क्यों नहीं जाती पीछे की डायरेक्शन में? वो भी एक आदमी को उड़ा देनी चाहिए जो चला रहा है, वो ज़िंदगी में सिर्फ एक ही गोली चला पाए, सिर्फ एक ही बुलेट चला पाए। उसने जैसे वो बंदूक चलाई, बुलेट भी मतलब गन भी पीछे गई और उसको भी मार दिया जो चला रहा है। तो एक आदमी एक ही बार मतलब पूरी ज़िंदगी में एक ही बार फर्स्ट और लास्ट टाइम चला पाएगा। ऐसा इसलिए नहीं होता, अभी देखोगे आप। पहले इनिशियल मोमेंटम की बात करें तो बुलेट भी रुकी हुई है, तो बुलेट का मोमेंटम होता क्या? पहले तो ये देखो, मास इंटू वेलोसिटी। पी जो होता है, मोमेंटम जो होता है वो होता है मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम यदि गन के लिए मैं देखूं तो गन का मास कितना दे रखा है 50, लेकिन इनिशियली ये रुकी हुई है 0, जब चलाई नहीं तब उससे पहले की बात हो रही।
बुलेट का मास कितना है 2, लेकिन ये भी रुकी हुई है तो ये भी 0, मतलब इनिशियल मोमेंटम 0 हो जाएगा क्योंकि दोनों 0। फाइनल मोमेंटम की बात करें जब गन से बुलेट फायर करती, तो इसके लिए लिखो इसका मास 2 इंटू इसकी वेलोसिटी कितनी 100, किस डायरेक्शन में, प्लस डायरेक्शन में, तो प्लस आई कैप। ठीक है, फिर मोमेंटम ऑफ गन, मोमेंटम ऑफ गन कितना हो जाएगा, पहले तो इसका मास 50 kg इंटू इसकी वेलोसिटी, इंटू इसकी वेलोसिटी, मुझे नहीं पता इसकी वेलोसिटी की किस डायरेक्शन में होगी, मुझे नहीं पता। हालांकि देखा जाए तो देखो जिस डायरेक्शन में बुलेट जाती है उसके अपोजिट बुलेट जाएगी, उसकी बुलेट अपोजिट गन जाएगी, लेकिन मुझे उससे मतलब नहीं, मतलब नहीं है बिल्कुल। मैंने तो वी मान लिया आँखों पे पट्टी बांध के, वी वेलोसिटी है, मुझे वही वी निकालनी, तो वी निकाल सकते हो आप यहाँ से। तो ये तो पूरा 0 हो गया, तो 0 इक्वल टू आया आपका 200i प्लस 50v। यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी -200i अपॉन 50, दैट मीन्स -4i मीटर पर सेकेंड। यहाँ से ये जो v की वैल्यू आई है, मतलब v ऑफ गन है, ये वेलोसिटी ऑफ गन, तो गन की वेलोसिटी कितनी आई है 4 मीटर पर सेकेंड, किस डायरेक्शन में, -i की डायरेक्शन में। तो गन इधर +i में गई तो बंदूक जो है -i में जाएगी, ये डायरेक्शन से माइनस साइन से पता चल रहा है। और उसका मैग्नीट्यूड कितना है 4। जब गन इतनी ज़्यादा वेलोसिटी से जाती है तो सिर्फ बंदूक को थोड़ा सा झटका लगता है, ऐसा नहीं कि 100 किलोमीटर से जब बुलेट आगे गई तो 100 किलोमीटर से ही बंदूक पीछे चलने लगी, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि उसका मास ज़्यादा है ना यार, मास ज़्यादा है और मोमेंटम रहता है कंजर्व, मोमेंटम कंजर्व रहेगा। एक का मास कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी, दूसरी का मास ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम होगी, समझ गया। इसीलिए जी ऐसा आप नहीं कर सकते कि आप ऐसी बुलेट ऐसी बंदूक बना दो जिसका खुद का मास ही 4 kg हो, खुद का मास ही 4 kg हो, बुलेट का मास 2 kg हो जाए तो इतनी ज़ोर से पीछे भागोगे ना आप, पीछे आपके में बंदूक लगेगी आप, ठीक है, आप गन पीछे की डायरेक्शन में इतनी तेज़ी से जाएगी कि जो चलाने वाला है वो भी नहीं बचेगा। ठीक है, पहली और आखिरी बारी बंदूक चलाएगा फिर वो जी बोलो जी। ऐसे ही एक प्यारा क्वेश्चन एक और है भाई, ये है प्यारा क्वेश्चन, ये बॉम्ब है जी, बॉम्ब है जी बॉम्ब। इसका पूरा मास है 10 kg, 10 kg का बॉम्ब है, अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन हो गई, केमिकल रिएक्शन होगी, ये हो गया ब्लास्ट। तो एक टुकड़ा है भाई कितने kg का, इसका 7 kg का, और वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है भाई, पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और वो मूव कर रहा है 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। और दूसरा टुकड़ा है, बहुत ही प्यारा टुकड़ा है, और प्यारा टुकड़ा है, और वो बच्चा कितना बेचारा 3 kg का, क्योंकि टोटल 10 kg था। अब मुझे पूछ लिया कि भाई इसका बता दो आप कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो भाई नेट एक्सटर्नल फोर्स कुछ लग रहा है इस पर, बाहर से देखने पे कुछ एक्सटर्नल फोर्स है इसके अंदर, नहीं है। नेट एक्सटर्नल फोर्स 0, मतलब इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल इसका कुछ मोमेंटम है, 10 kg का मास है पूरा का पूरा, जिसकी वेलोसिटी 0, मतलब इनिशियल मोमेंटम 0। फाइनल मोमेंटम देखेंगे इसका तो 7 kg का मास है, लेकिन इसकी वेलोसिटी कितनी है 30, किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव आई में, प्लस 3 kg का मास है, वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, क्या मैग्नीट्यूड है, कुछ नहीं पता। यहाँ से क्या आप v की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या, ये आएगी -210i इक्वल्स टू 3v, यहाँ से वेलोसिटी आएगी -70i, मतलब ये वाला टुकड़ा भाई 70 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जाएगा और -i की डायरेक्शन में, मतलब क्योंकि ये टुकड़ा बड़ा था, मतलब इसका मास कम था तो वेलोसिटी कम, इसका मास कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा। ठीक है जी, यदि मास कम तो वेलोसिटी ज़्यादा, मास ज़्यादा तो वेलोसिटी कम, क्योंकि मोमेंटम रहेगा कंजर्व। ओके, समझ गए, समझ में आई ये बात। ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस है क्या, इसमें कोई रॉकेट साइंस है क्या, नहीं है ना। रॉकेट साइंस क्या होती है सर, ये तो हम समझते ही नहीं, आप बोल तो देते हो ऐसे ऐसे टर्म जो हमें पता ही नहीं चलता कि आपने बोला क्या है। तो मैं बताता हूँ, रॉकेट साइंस एक इस तरह की साइंस है जो आपको समझ में नहीं आए, जो समझने में थोड़ी टफ हो, उस टाइप की साइंस को बोला जाता है रॉकेट साइंस। नाउ विल टॉक अबाउट नेक्स्ट टॉपिक। व्हाट इज दैट नेक्स्ट टॉपिक? द टॉपिक इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज द सफरिंग। स्प्रिंग की बात करते हैं अभी अपन। तो भाई स्प्रिंग, एक प्यारी स्प्रिंग ऐसी होती है
ये किसी जगह पे कनेक्टेड है, ठीक है। ये अपनी नेचुरल लेंथ में, अभी नेचुरल लेंथ में है, तो स्प्रिंग में कोई फोर्स नहीं होगा। जब ये नेचुरल लेंथ में होती है तो कोई फोर्स नहीं होता। फिर आपने क्या किया, आपके दिल में एक शरारत आई और आपने इस स्प्रिंग को खींचना स्टार्ट कर दिया। ये इसकी नेचुरल लेंथ थी और इसके कंपेरिजन में आपने इसको एक्स खींच दिया, ठीक है। तो आपने देखा होगा जब स्प्रिंग को ऐसे खींचते हो तो स्प्रिंग ऐसा नहीं है कि आपने ऐसा खींच दिया तो ऐसे पड़ी रहेगी, वो आप पीछे की डायरेक्शन में फोर्स लगाती है कि पीछे जाना चाह रही है, वो पीछे जाना चाह रही है जी, तो वो पीछे की डायरेक्शन में एक फोर्स लगाती है जिसका नाम है स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स की जो वैल्यू होती है वो होती है इक्वल्स टू माइनस के इंटू डेल्टा एक्स, माइनस के इंटू डेल्टा एक्स। पहली बात तो ये माइनस साइन क्या दिखा रहा है कि जिस डायरेक्शन में आप स्प्रिंग को खींचोगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो फोर्स की डायरेक्शन जो आपने डिस्प्लेसमेंट स्प्रिंग में कराया उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। सिर्फ माइनस साइन ये दिखा रहा है, ठीक है। माइनस साइन सिर्फ ये दिखा रहा है कि जिस डायरेक्शन में आप खींचोगे, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा के खींचोगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स डेवलप हो जाएगा। तभी आपको ऐसा लगता है कि जिसमें यदि स्प्रिंग को खींच रहा हूँ तो स्प्रिंग मुझे पीछे क्यों खींच रही है, क्योंकि वो आपके अपोजिट फोर्स लगा रही, आपके अपोजिट नहीं, डिस्प्लेसमेंट को, उसका जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसके अपोजिट फोर्स लगा रही। माइनस साइन ये बता रहा है। के है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट, के है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट। ये क्या बताता है, ये इसकी स्ट्रेंथ बताता है एक तरह से। जितना ज़्यादा स्प्रिंग कांस्टेंट मतलब जितना ज़्यादा वैल्यू होगी के की, वो स्प्रिंग खींचने में उतनी मुश्किल पैदा करेगी आपको। यदि के की वैल्यू ज़्यादा हुई मतलब वो स्प्रिंग इजीली नहीं खींचेगी, वो आपको रेजिस्टेंस ज़्यादा देगी। जितनी ज़्यादा वैल्यू के की होगी मतलब वो ज़्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट करेगी, मतलब वो स्प्रिंग उतनी ज़्यादा, मतलब उस पर जितना और ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसको खींचने के लिए। दो स्ट्रिंग है भाई, दो स्ट्रिंग है सेम लेंथ की, दो स्ट्रिंग है सेम लेंथ है। एक का स्प्रिंग कांस्टेंट है 20 और एक का स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है 25 न्यूटन पर मीटर। यदि आप दोनों पे सेम फोर्स लगाते हो तो कौन सी स्प्रिंग ज़्यादा खींचेगी, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम है। यदि सेम फोर्स लगाओगे तो ये इतनी खींचेगी तो ये सिर्फ इतनी ही खींच पाएगी। जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा हुआ वो कम खींच पाएगी, क्योंकि वो रेजिस्टेंस ज़्यादा क्रिएट करेगी। यदि आपने सेम फोर्स लगाया तो वो रेजिस्टेंस ज़्यादा क्रिएट करेगी, और यदि सेम फोर्स लगाया तो ये वाली स्प्रिंग कम खींचेगी। अच्छा, या मैं दूसरे शब्दों में बोलूँ कि यदि आपने इसको x1 खींचना है और इस वाली स्प्रिंग को भी, नीचे वाले को भी x1 खींचना है, तो जो आपको फोर्स अलग अलग लगाना पड़ेगा और आपको F2 की वैल्यू F1 से ज़्यादा आएगी। जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा होगा उस पर ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा आपको खींचने के लिए, ठीक है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या बताता है ये आपको समझ में आ गई होगी, स्प्रिंग की स्ट्रेंथ एक तरह से। अब डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा एक्स क्या है, देखो डेल्टा एक्स ये है कि फाइनली उसकी लेंथ कितनी हुई। मैं मान लेता हूँ इसकी लेंथ है भाई, नेचुरल लेंथ L है, खींचने के बाद कितनी लेंथ हो गई L+X। तो डेल्टा एक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। फाइनल लेंथ कितनी है L+X माइनस इनिशियल लेंथ कितनी है L। इसीलिए यहाँ पर डेल्टा एक्स की वैल्यू x आई इस केस में। इस केस में x क्यों आई, क्योंकि मैंने उसको x खींच दिया। डेल्टा एक्स है क्या, फाइनल लेंथ माइनस नेचुरल लेंथ। फाइनल लेंथ माइनस नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ किसको बोलते हैं, यदि स्प्रिंग पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है तब उसकी लेंथ कितनी है। यदि स्प्रिंग पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है उस टाइम पे जो उसकी लेंथ होती है उसी को उसकी नेचुरल लेंथ बोला जाता है, ठीक है। समझ में आई स्प्रिंग, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ यहाँ तक, स्प्रिंग फोर्स क्लियर हुआ। अच्छा, अब यदि आपको कॉन्फ्यूजन हो जाए, क्या कॉन्फ्यूजन हो जाए कि एक स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग है जी 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 जी, यहाँ पर आपने इस पर F फोर्स लगाया जिसकी वजह से ये X खींचेगी। मैंने मान लिया F फोर्स लगाने के बाद, F फोर्स लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से खिंच गई भाई, इस जगह से ये यहाँ तक पहुँच गई F फोर्स लगाने के बाद। पहले कोई फोर्स नहीं था, F फोर्स लगाया तब ये यहाँ पहुँच गई, मतलब X एक्सटेंशन हो गई। तो पहली बात ये कि इस वाली स्प्रिंग में जो स्प्रिंग फोर्स होगा F वो होगा माइनस के डेल्टा एक्स। यदि मैं माइनस साइन हटा दूं, माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन को बताने के लिए होता है कि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसके अपोजिट फोर्स लगेगा, मतलब इसमें फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा क्योंकि फोर्स इधर है, ठीक है। दूसरी बात,
स्प्रिंग फोर्स हर जगह पर सेम होगा, ऐसा नहीं कि इस जगह पे स्प्रिंग फोर्स कुछ और है, इस पे 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 कुछ और है, नहीं, पूरी की पूरी स्प्रिंग में के डेल्टा एक्स का ही स्प्रिंग फोर्स लगेगा। यदि स्प्रिंग फोर्स के डेल्टा एक्स का ही लगेगा भाई, यदि आपने एक्स एक्सटेंशन किया है स्प्रिंग का तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो के डेल्टा एक्स के एक्स लग रहा है तो पूरी स्प्रिंग पे के एक्स लगेगा, सेम चेंज नहीं होगा। अब बात करते हैं उसकी डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन जो होती है सेम टेंशन की तरह ही होती है, सेम टेंशन की तरह ही होती है। इस वाले पॉइंट पे यदि स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन देखनी है तो इस पॉइंट से दूर जाती हुई अलोंग द, जैसे वहाँ पर अलोंग द स्ट्रिंग थी, इसमें अलोंग द स्प्रिंग होगी, तो एफ एस भी इस पॉइंट पे ऐसे होगा, इस वाले पॉइंट पे इधर होगा। इस वाले पॉइंट पे स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन जैसे टेंशन की डायरेक्शन क्या होती थी, किसी पॉइंट पे दूर जाती हुई और किसके अलोंग आनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि भाई इस वाले पॉइंट पे आप इससे दूर जाता हुआ तो ये भी है, लेकिन भाई इधर तो स्प्रिंग है ही नहीं ना, स्प्रिंग तो उधर ही है, तो जाओगे तो स्प्रिंग के अलोंग ही या हवा में लगा दोगे स्प्रिंग फोर्स, तो इस पॉइंट पे स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन ये। तो स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन सेम टेंशन की तरह ही होती है, उस पॉइंट से दूर जाती हुई और अलोंग द, उसमें अलोंग द रोप थी, इसमें अलोंग द स्प्रिंग हो जाएगी। ये बात है, आपको समझ आई जी स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन और ये फोर्स क्या होता है, ये चीज़ें आपको समझ आ गई, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए आपको। आई थिंक यू डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। यदि आपको प्रॉब्लम आ भी जाए स्प्रिंग के फोर्स वगैरह में तो आप स्प्रिंग को रोप की तरह दिमाग में कंसिडर कर लेना, ये स्प्रिंग नहीं है, ये रोप है जी, ये क्या है, रोप है, रोप रॉप रॉप रॉप, तो आप रोप की तरह इसमें फोर्स लगा देना, आपको आ जाएगा मजा। ठीक है, अब क्या करते हैं यहाँ पर, इस पर क्या कोई न्यूमेरिकल करें या स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में बता दूं मैं आपको, पहले स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में बता दूं। चलो पहले न्यूमेरिकल भी करेंगे लेकिन स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में आपको बता दूं जी, स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में। तो स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है, जो के जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, लेंथ जितनी कम स्प्रिंग कांस्टेंट उतना ज़्यादा। जैसे कि ये है अपना स्प्रिंग जिसकी लेंथ है एल और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है कितना, के। यदि मैं स्प्रिंग को दो पार्ट में डिवाइड कर दूं भाई, एक की लेंथ है L/2, दूसरे की भी है L/2, तो इनके स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएंगे 2K। यदि इसको स्प्रिंग को ऐसे डिवाइड कर दूं, एक की लेंथ है L/3, दूसरे की लेंथ है 2L/3, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएंगे इनकी रिवर्स, मतलब इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 3K और इसका 3K/2। समझ गए, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। ठीक है, लेंथ का उल्टा हो जाएगा जी, समझ गए, तो लेंथ जो होगी उसका उल्टा आपको स्प्रिंग कांस्टेंट कर देना है। यदि एक स्प्रिंग है L, इसको किसी रेशियो में डिवाइड कर दिया आपने, इसको रेशियो में डिवाइड कर दिया 2:3 के रेशियो में आपने डिवाइड कर दिया। यदि 2:3 में आपको इसको डिवाइड करना है भाई, तो एक पार्ट कितना हो जाएगा, दूसरा पार्ट कितना हो जाएगा, जो 2 है तो वो हो जाएगा, ये पार्ट कितना हो जाएगा 2/5L, दूसरा पार्ट कितना हो जाएगा 3/5L। 5 मतलब इन दोनों का समीशन, इस केस में भी ये जितना भी फैक्टर होता है, जितना भी फ्रैक्शन होता है डिवाइडेड बाई टोटल, इसमें भी इसका फ्रैक्शन डिवाइडेड बाई टोटल, तो इस वाले का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा 5K/2 एंड इस वाले का 5K/3। क्या ये बात आपके पल्ले पड़ रही है या ऊपर से कट रही है? अरे क्या बोल दिया मैंने, ये बात आपकी समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, कुछ आगे बताओ, आ रही है ना। अरे मेरी जेब में रुमाल, अरे वाह क्या बात है, बहुत पुराना रुमाल निकल के आ गया। तो ये बात आपको समझ आई, स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है वो ऐसे रिवर्स होता है। ठीक है, अब एक चीज़ और है, वो है रजिस्टर में आपने पढ़े होंगे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसमें भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। यदि दो स्प्रिंग आपस में पैरेलल में जुड़ी हुई है, इसका एक्सिस कांस्टेंट K, इसका K2, यदि मैं पैरेलल से हटा के पैरेलल में जोड़ के इनको एक यदि K इक्विवेलेंट बना देता हूँ इनकी जगह, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो K इक्विवेलेंट की वैल्यू होती है वो K1 + K2 होती है। K इक्विवेलेंट की वैल्यू K1 + K2 होती है, समझ गए जी। पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब यहाँ पर दोनों पर एक सेम फोर्स लगा दोगे आप, F फोर्स लगा दोगे आप, ठीक है, F फोर्स लगा दो। अब देखते हैं ये वैल्यू कैसे आती है, क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में भाई
दोनों ऐसे कनेक्टेड हैं, तो यदि आप इसको ऐसे इधर खींचोगे तो जितनी ये खींचेगी उतनी ही इसको खींचना पड़ेगा। एक तरह से कंस्ट्रेंट हो गया, ये कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ा है ना। कंस्ट्रेंट मोशन में आपने एक ब्लॉक को धक्का दिया था, तो एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन यदि पहले वाले का ए है तो दूसरे वाले का भी ए ही होना पड़ेगा। अब ये दोनों स्प्रिंग देखो देखो देखो, ये दोनों मान लो स्प्रिंग है, ये दोनों यहाँ से आगे से जुड़ी हुई है, आगे से किसी रस्सी से ऐसे जुड़ी हुई है, तो मैं उस रस्सी को जितना खींचूंगा उतना ही तो ये दोनों आगे बढ़ेंगी। यदि ये स्प्रिंग होती तो उतना ही ये आगे खींचती, दोनों सेम खींचना पड़ेगा। मतलब यदि इसमें खिंचाव x हुआ है तो दूसरे में भी x ही होगा, ठीक है। क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो जो नेट फोर्स होगा वो इन दोनों में जो फोर्स लग रहा होगा उसका कॉम्बिनेशन होगा। यदि इसमें फोर्स F1 लग रहा है, इसमें फोर्स F2 लग रहा है, F1 F2, इसमें F1 की वैल्यू कितनी होगी K1x, इसके लिए F2 की वैल्यू K2x, x तो सेम ही रहेगा क्योंकि दोनों में खिंचाव से। तो नेट फोर्स जो होता है, क्योंकि मैं दोनों को हटा के पैरेलल या सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, सारे के सारे अरेंजमेंट को हटा के उसकी जगह पे एक चीज़ें टांग दो। तो आपने क्या किया, F की वैल्यू जो लिखी यहाँ से, F की वैल्यू जो लिखी होगी तो वो हो जाएगी K इक्वलेंट इंटू एक्स इक्वल्स टू K1 इंटू एक्स इक्वल टू K2 इंटू एक्स। तो यहाँ से जो K इक्वलेंट की वैल्यू आती है पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो K1 प्लस K2 आती है। समझ में आती है ऊपर से जाती, बोलो न प्यारे प्यारे बच्चों। इक्विवेलेंट का मतलब समझ रहे हो, इन दोनों को हटा के यदि मैं एक स्प्रिंग लगा दूं तो एक स्प्रिंग भी लगा दूंगा तो क्या होगा, यदि F फोर्स से आपने इसको खींचा तो ये x खींची, ये खींची x, तो इक्विवेलेंट वाली भी x खींचेगी, तो यहाँ से K इक्विवेलेंट इंटू एक्स आ जाएगा। तो K इक्विवेलेंट की वैल्यू K1 प्लस K2। इसको आगे एक्सटेंड भी कर सकते हो, यदि बहुत सारी स्प्रिंग कनेक्टेड हैं तो सीरीज मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये फॉर्मूला वैलिड होता है। K इक्विवेलेंट इक्वल टू K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4 K K7 K8 K9 K10, ये सब चीज़ें होती हैं, समझ गए। अब बात यदि मैं कर लूँ, यदि दो स्प्रिंग यदि सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ी हुई है भाई, एक ये K1 है, दूसरा ये है K2, इधर फोर्स लग रहा है F, इधर फोर्स लग रहा है F। तो एक चीज़ मुझे बताओ, मैंने अभी आपको बताया था, यदि एक स्प्रिंग को F फोर्स से खींचोगे तो जो इसमें स्प्रिंग फोर्स यहाँ पर लगेगा FSP, या हर जगह हर पॉइंट पे FSP लगेगा, इस पॉइंट पे भी FSP ही होगा। मतलब यदि स्प्रिंग सीरीज में जुड़ी हुई है, मतलब दो स्प्रिंग आपस में जुड़ी हुई हैं, तो मैंने आपको बताया था स्प्रिंग फोर्स चेंज नहीं हो सकता। इस केस में स्प्रिंग फोर्स चेंज नहीं, पैरेलल में क्या हो जाता है, पैरेलल में एक्सटेंशन चेंज नहीं हो सकता, दोनों का एक्सटेंशन सेम होगा। और सीरीज कॉम्बिनेशन में दोनों पर फोर्स सेम लगेगा। यदि यहाँ पर फोर्स FSP है तो यहाँ पर भी फोर्स FSP होगा, ठीक है, समझ गए आप इस बात को। तो यहाँ पे FS की वैल्यू तो सेम, यहाँ पर जो स्प्रिंग फोर्स होगा सब जगह सेम होगा। अब सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब इन दोनों को हटा के यदि मैं एक स्प्रिंग लगा देता हूँ जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K इक्विवेलेंट, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में मुझे निकालना है कि स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे आता है एक्चुअली, ठीक है। अब मुझे बताओ, यदि इसका एक्सटेंशन यार x हुआ है टोटल, तो दोनों का एक्सटेंशन तो अलग अलग होगा। क्यों होगा अलग अलग, इसलिए होगा क्योंकि दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग है, स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग है। जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा होगा उसमें एक्सटेंशन कम होगा, क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि वो लेंथ में चेंज करने का उतना रजिस्ट करेगी, वो स्प्रिंग वो लेंथ में चेंज होने का उतना रजिस्ट करेगी। तो यहाँ पर x इक्वल्स टू टोटल एक्सटेंशन x1 प्लस x2 होगा, टोटल एक्सटेंशन x1 प्लस x2 होगा या नहीं। और यहाँ पर f इक्वल्स टू क्या होता है K इंटू एक्स। यदि मैंने कोई स्प्रिंग लगा दी भाई तो उसमें K इक्विवेलेंट हो जाएगा, यहाँ पर K इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी F अपॉन K इक्विवेलेंट इक्वल्स टू x1 मतलब इस वाली स्प्रिंग में एक्सटेंशन, तो वो हो जाएगा F अपॉन K1 प्लस इसके लिए F अपॉन K2। तो यहाँ से जो फॉर्मूला डेराइव होता है 1 अपॉन K इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। ऐसे यदि बहुत सारी स्प्रिंग हो तो 1 अपॉन Kn तक जाएगा। ये फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं। देखो मैंने
क्योंकि यहाँ पर आप एफ फोर्स लगा रहे थे। यदि आप एफ फोर्स लगाओगे तो एफ एस पी की वैल्यू एफ के इक्वल मैंने क्यों लिख दी, यहाँ पर जो बाहर से फोर्स लगा वो एफ एस पी स्प्रिंग फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स सेम क्यों आ गए। रोप का क्वेश्चन अभी अभी देखा था ना, यदि आप रोप को एफ फोर्स से नीचे खींचोगे तो रोप भी आपको ऊपर खींचेगी, किस फोर्स से, सेम फोर्स से, एफ को, भले ही उसका नाम रस्सी में जाते ही हो जाएगा टेंशन। यदि रोप के लिए बात करते हैं तो उसी को टेंशन बोलते हैं, लेकिन फोर्स तो वही है जो आपने उस पर नीचे लगाया वही उसमें ऊपर लगेगा। नीचे यदि एफ से खींचा तो ऊपर भी एफ ही होगा। हुआ चला गया कि रस्सी में जाते ही उस एफ को टी नाम देते थे। ठीक है, आप जिससे खींच रहे हो उसको भी मैं बोल सकता हूँ टी है, क्योंकि दोनों तो सेम ही है, जितना फोर्स नीचे लगाओगे उतना रस्सी यहाँ पे ऊपर लगेगी। ये बात समझ गए, इसलिए यहाँ पे एफ इक्वल टू एफ एस पी है। एफ इक्वल टू एफ एस पी कैसे होगा, एफ इक्वल टू एफ एस पी, तो मैंने यहाँ पर हर जगह पे एफ 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 वैल्यू पुट कर दी। ये बात आपको समझ आई या नहीं। यदि आप इसको पूरा एक्स एक्सटेंशन से खींचते हो, यदि इसमें x1 एक्सटेंशन हुआ, इसमें x2 हुआ, तो नेट टोटल एक्सटेंशन कितना होगा, x1 प्लस x2। मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में एक्सटेंशन जोड़ते हैं, एक्सटेंशन ऐड करते हैं, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या ऐड किया था अपन ने, फोर्स। फोर्स इक्वल टू F1 प्लस F2, बस इतना ही आपको याद रखना है, आप इजीली इसका डेरिवेशन कर पाओगे तब। ठीक है, अब आपको इसमें दे दिए मैंने क्वेश्चन कि एक स्प्रिंग है, इसकी लेंथ है भाई 10 मीटर, 10 मीटर लेंथ है जी। स्प्रिंग कांस्टेंट है इसका 100 न्यूटन पर मीटर। इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, 2 हाफ पार्ट में। ठीक है, 2 हाफ पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया और दोनों पार्ट को मैंने पैरेलली कनेक्ट कर दिया। दोनों पार्ट को मैंने पैरेलली कनेक्ट कर दिया है, फोर्स लगा रहा हूँ इधर से, दोनों पार्ट को पैरेलली कनेक्ट कर दिया। ये लेंथ 5 हो गई, ये लेंथ 5। आपको पता ही है यदि लेंथ आधी हो जाती है, यदि यहाँ पर L/2 हो जाएगी, यहाँ पर L/2, और L की वैल्यू कितनी है इधर 10, L की वैल्यू 10 है। ये आधी 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 हो गई तो स्प्रिंग कांस्टेंट डबल टाइम हो जाता है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट इसका 200 हो जाएगा, इसका भी 200 हो जाएगा। क्योंकि ये कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में, तो पैरेलल में जो के इक्विवेलेंट हो जाता है, यदि मैं के इक्विवेलेंट निकाल दूंगा तो दोनों का एडिशन करना पड़ेगा, तो के इक्विवेलेंट की वैल्यू 400 न्यूटन पर मीटर, ये आप निकाल सकते हो इजीली। यदि मैंने ये दो स्प्रिंग सीरीज़ में जोड़ी होती, यदि मैंने पहले इसके 2 टुकड़े कर लिए भाई, 2 टुकड़े करके दोनों को सीरीज़ में जोड़ दिया, तब आप मुझे बताओ, तब अपन के इक्विवेलेंट यदि निकालते तो 1/K1, पहले तो क्योंकि मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो इसका 1/200, इसका 1/200, तो एक बेवकूफ़ी वाला क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ। तो 1/K इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी, के इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी 100। वो आनी ही चाहिए थी, आनी ही चाहिए थी। यदि मैंने दोनों को भाई यहाँ से तोड़ लिया आधा आधा और फिर वापस वैसा का वैसे सीरीज में जोड़ने का मतलब क्या हुआ, दोनों को वैसे ही जोड़ दिया तो वापस वही वैल्यू आनी चाहिए थी, वही वैल्यू आ गई। बस ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा था। लेकिन पैरेलल में जोड़ोगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट, नेट स्प्रिंग कांस्टेंट मतलब के इक्विवेलेंट की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। ये 100 से स्टार्ट हुई थी, लेकिन के इक्विवेलेंट यदि पैरेलल में जोड़ने पे, आधा आधा करने के बाद पैरेलल में जोड़ने पे 400 हो गया। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, मतलब लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है के, ये मैं आपको ऑलरेडी अभी अभी बता चुका। यदि लेंथ का रेशियो हो जाता 5:6, मतलब 5:6 में यदि इसको डिवाइड कर दिया होता लेंथ को, तो देखो 5:6 का मतलब कितना हो जाता है ये, और इस वाले पार्ट मतलब यही हो जाता है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाता है इसका 11K/5, इसका भी 11K/6 स्प्रिंग कांस्टेंट, ये हो जाता है। ये बात आप समझ ही चुके हो अब तक, ये बात आप समझ ही चुके हो अब तक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो क्या ये आज की सभा यहाँ पर समाप्त की जा सकती है या नहीं, तो मेरे हिसाब से तो की जा सकती है। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।